नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय मेरू क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने साथियों में इसे ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ, वो ये कि मैं जो आपको वीडियो के माध्यम से जो करंट अफेयर्स दे रहा हूँ, तो इन क्वेश्चंस को आप एक रजिस्टर में नोट्स के रूप में तैयार कर लें ताकि परीक्षा के समय आपको जो है रिवीजन करने में आसानी रहे। इसलिए आप इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना। और तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स हैं आपके। पहला पॉइंट जो आपके दे रखा है वो है रूस में कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन लॉन्च की गई है, जिसका नाम मैं आपको आगे बताऊंगा। स्पुतनिक 5 है वैक्सीन जो है कोरोना के लिए लॉन्च की गई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो आपके पॉइंट है वो है विश्व की विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो अनुमान व्यक्त किए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो है आपके विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर के भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है नृपेंद्र मिश्रा। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए नृपेंद्र मिश्रा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव भी रह चुके हैं। और मंदिर के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि मंदिर का निर्माण 1200 खंभों पर किया जाएगा। एक और बात आपको ध्यान रखनी है इसमें कि मंदिर निर्माण में राजस्थान के बंसीधर का पत्थर उपयोग में लाया जाएगा। तो ये जो अतिरिक्त जानकारी मैंने दी है इसको भी आप ध्यान में रखना। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें किस देश में कोरोना की वैक्सीन के पहले बैच को आम लोगों के लिए लॉन्च कर दिया गया है? तो राइट आंसर है रूस। विद्यार्थियों, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना वायरस से बचाने वाली स्पुतनिक 5 वैक्सीन ने लैब में सभी जरूरी टेस्ट पास कर लिए हैं। और रूस के गामालेया रिसर्च सेंटर और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने इस वैक्सीन को बनाया है। तो आपको इसमें जो है जानकारी ध्यान में रखनी है कि रूस विश्व का पहला देश बन गया है जिसने आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन के पहले बैच को जो है आम लोगों के लिए लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन एक तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि इस वैक्सीन का नाम क्या है, स्पुतनिक 5। और तीसरा जो क्वेश्चन वो आपको याद रखना वो ये कि इसको किसने बनाया है? तो रूस की गामालेया रिसर्च सेंटर और रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने। तो आपको ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। पिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? तो राइट आंसर है 10.5%। और विद्यार्थियों, ये पिच रेटिंग एजेंसी ने जो है अपने पूर्व अनुमान में थोड़ा संशोधन किया है और अब फिर नए सिरे से ये जो अनुमान जो है लगाया है कि इतनी गिरावट आएगी भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की। विद्यार्थी, आप जो इन डाटा के बारे में कंफ्यूज मत होना। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहली तिमाही से मतलब अप्रैल से जून तक के 3 महीने के दौरान, अप्रैल, मई और जून, पहली तिमाही में जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई है वो मैंने आपको बताया था 23.9% की गिरावट आई है भारतीय अर्थव्यवस्था में। यानी कि जीडीपी में जो गिरावट आई है वो पहली तिमाही में 23.9% की। और यहाँ पर ये जो पिच रेटिंग एजेंसी का जो है वो पूरे वर्ष का है अनुमान भारतीय अर्थव्यवस्था में, यानी कि वित्त वर्ष 2020-21 का जो है पूरे वित्त वर्ष का अनुमान है ये पूरा जो है 10.5% गिरावट का। और विद्यार्थी, आप जानते हो वित्त वर्ष शुरू होता है
1 अप्रैल से और 31 मार्च तक रहता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है वित्त वर्ष, ये आप जानते हो। तो नया जो वित्त वर्ष शुरू हुआ तो 1 अप्रैल 2020 से, और ये वित्त वर्ष कब तक, तो 31 मार्च 2021 तक। तो इसीलिए हम जब लिखते हैं तो वित्त वर्ष इस रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी यही है आपकी जो लिखा हुआ है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का कितना अनुमान व्यक्त किया है फिच रेटिंग एजेंसी ने तो 10.5%। तो आपको कंफ्यूज होना नहीं है, इसमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। वहाँ पर पहली तिमाही का जो है वो बताया गया था कि 23.9% की गिरावट आई है, और यहाँ पर पूरे वित्त वर्ष के बारे में दिया हुआ है पिच एजेंसी के द्वारा कि 10.5% गिरावट आएगी भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो आपको इसमें ध्यान रखना है विद्यार्थियों, आपको ये ध्यान रखना है पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो 4 है तिमाहियाँ होती हैं, पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही, चौथी तिमाही। तो यानी कि 4 × 12, 3-3 करके आप करोगे तो 4 × 12 महीने हो जाएंगे पूरे। तो ये पहली तिमाही का भी आपको ध्यान रखना है, जो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। और ये पूरे साल का जो है गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बड़े कॉरपोरेट लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की रूपरेखा बनाने के लिए नियुक्त की गई केवी कामत समिति ने कितने सेक्टर का चयन रिस्ट्रक्चरिंग योजना के लिए किया है, तो राइट आंसर है 26। यहाँ पर विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, और यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग से जिसको हम हिंदी में बोलें पुनर्गठन, तो इसके लिए जो है 26 सेक्टर का जो है वो चयन किया है केवी कामत समिति ने। तो विद्यार्थियों इसमें आपको ये समिति का नाम भी याद रखना है, केवी कामत समिति। क्वेश्चन अगर आपके आए कि केवी कामत समिति किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखिएगा ये बड़े कॉर्पोरेट लोन की रिस्ट्रक्चरिंग की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाई गई समिति। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें गनिंग फॉर द गवर्नमेंट द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापू कन्विक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो राइट आंसर है अजय पाल लांबा ने। विद्यार्थियों आप जानते हो आसाराम बापू जो कि रेप के केस में जोधपुर जेल में बंद हैं, और इन्हीं पर ही ये पुस्तक लिखी है अजय पाल लांबा ने। और तो इस पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है। एक और बात कि इस पुस्तक पर ट्रायल कोर्ट ने रोक लगा दी थी, तो उस ट्रायल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध जो है दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, और ये याचिका दायर की गई इस पुस्तक के प्रकाशक हार्पर कॉलिस के द्वारा, जो कि इसका प्रकाशक है, तो उसके द्वारा याचिका दायर की गई दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध, क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने इस जो है पुस्तक पर रोक लगा दी थी। तो अब जो है उस फैसले के विरुद्ध जो है प्रकाशक ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए आप, संवाद। विद्यार्थी इसमें थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ये जो ऊपर बिंदी लगी हुई है वो बिंदी नहीं आएगी इसमें पुस्तक का नाम है संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा नामक इन दोनों ग्रंथों के लेखक कौन हैं, जिनका विमोचन, यानी इन दोनों ग्रंथों का विमोचन, जिनका विमोचन 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, तो राइट आंसर है गुलाब कोठारी। और विद्यार्थी आप जानते हो राजस्थान पत्रिका के जो प्रधान संपादक हैं गुलाब कोठारी हैं, तो ये एक जो है लेखक के रूप में भी हैं, तो ये लेखन कार्य भी करते रहते हैं और संपादकीय तो आप इनका पढ़ते ही हो राजस्थान पत्रिका में। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 सितंबर को वर्चुअल समारोह में जयपुर के जवाहरलाल नेहरू मार्ग स्थित पत्रिका गेट का लोकार्पण किया है। इस गेट के शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट कौन है, तो राइट आंसर है अनूप बरतरिया, ये इसके आर्किटेक्ट हैं। और विद्यार्थियों
आप जानते हो जयपुर अपने स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, और इनके जयपुर शहर को जो बसाया गया तो उसमें जो गेट हैं उनके नाम भी आप जानते हो। तो जैसे आपने पढ़ा है चांदपोल, सूरजपोल, या आपके अजमेरी गेट, ये तो यहाँ पर अब पत्रिका ने एक गेट बनवाया है जिसका नाम ही पत्रिका गेट है। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है इसलिए थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। और तो यहाँ पर इसके बारे में जानकारी रखिएगा कि पत्रिका गेट में 9 के अंक का अद्भुत समायोजन किया गया है। गेट की ऊंचाई 9 के गुणा में है और चौड़ाई भी 9 के गुणा में है। इस गेट की जो ऊंचाई है वो है 81 फीट और चौड़ाई है 108 फीट। तो 9 की जो है गुणा में ही ऊंचाई और जो चौड़ाई दोनों को रखा गया है। एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि इस गेट में 9 पैवेलियन हैं और प्रत्येक पैवेलियन की चौड़ाई 9 फीट और लंबाई 27 फीट है। तो ये भी 9 की गुणा में है। दूसरा, विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए जयपुर के संस्थापक यानी कि जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह ने जो है नवनिधियों में 9 वर्ग सिद्धांत पर इस शहर को 9 चौकड़ियों में विभाजित किया था। तो वहाँ पर इसके जो बसावट में वहाँ पर भी 9 चौकड़ियों का ये जो है रोल है। तो यहाँ पर तो मैंने जैसा आपको बताया कि नवनिधियों में 9 वर्ग सिद्धांत पर इस शहर को 9 चौकड़ियों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर भी इन्होंने 9 के जो है अंक का ध्यान रखा है। एक और बात आपको मैं बताऊं इसके बारे में, वो ये कि यहाँ इस पत्रिका गेट में से निकलने के लिए 9 गेट बनाए गए हैं और गेट जिनके नाम जो 9 गेट के नाम आपको हो सके तो याद रखना, क्योंकि ये जो 9 गेट बनाए गए हैं तो ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के नाम पर है। इन 9 गेटों के नाम राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के नाम पर है। तो पहले गेट का नाम है गोडवाड़ गेट, दूसरे का नाम है अजय मेहरू गेट, तीसरे का नाम मारवाड़ गेट, चौथे का नाम शेखावाटी, पांचवें का नाम ढूंढार, छठे का नाम ब्रज, सातवें का मेवाड़, आठवें का वागड़ और 9वें गेट का नाम है हाड़ौती गेट। तो यहाँ पर ये राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों को जो है यहाँ पर क्षेत्रों के नाम पर इन गेटों के नाम रखे गए। एक और खास बात आपको मैं बताऊं इसके बारे में, वो ये कि जो ये गेट बनाए जो गेटों के नाम रखे गए हैं, जैसा पहला जो गोडवाड़ गेट, तो गोडवाड़ आप जानते हो विद्यार्थियों, सिरोही, जालौर और पूर्वी बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो गोडवाड़ कहलाता है। तो प्रत्येक गेट के बनाने में वहां की स्थापत्य शैली का ही उपयोग किया गया है। उस क्षेत्र में जो स्थापत्य शैली रही है उसी का उपयोग किया गया है। ये इसकी खास बात है। एक और बात, इन गेटों की छत में राजस्थान इन गेटों की छत में उस क्षेत्र में जो है जो उस क्षेत्र की जो संस्कृति है तो उसको वहां पर दिखाया गया है पेंटिंग के माध्यम से। तो ये इसकी एक खास बात है। और विद्यार्थी आप जानते हो जयपुर के बारे में, तो जयपुर भारत का पहला नगर है जो नक्शे के आधार पर बसाया गया था। जानते हो आप लोग 18 नवंबर जो है 1727 को जयपुर की स्थापना की गई थी और इसका नक्शा तैयार करने वाले थे जो है बंगाली ब्राह्मण विद्याधर भट्टाचार्य। तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, जयपुर भारत का पहला नगर है जो नक्शे के आधार पर बसाया गया था। तो आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर कितने समय के बाद पहली बार गोलियां चली है? तो राइट आंसर है 45 वर्ष बाद, और यानी कि 1975 के बाद पहली बार यहाँ पर गोली चीन की ओर से चलाई गई और ये हवाई फायरिंग की गई थी। तो क्योंकि दोनों देशों के बीच समझौता हो रखा है कि यहाँ सीमा पर कोई जैसे गोलीबारी नहीं की जाएगी, परंतु उस संधि को तोड़ते हुए चीनी सेना ने हवाई फायरिंग की। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए। अमेरिका की
ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सॉक्स ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? तो राइट आंसर है 14.8%। विद्यार्थियों, अभी पिच जो है एजेंसी का आपने पढ़ा था कि उसने अनुमान व्यक्त किया है कितने प्रतिशत की गिरावट का, तो वो भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर गोल्डमैन सॉक्स ने कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है, ये भी आपको याद रखना है। और विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखिए आप। इंडिया रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितनी प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 11.8%। तो विद्यार्थियों, ये विश्व की अलग अलग रेटिंग एजेंसियों के द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट आने का जो अनुमान व्यक्त किया गया है वो आपको अलग अलग याद रखना है। पिच जो है रेटिंग एजेंसी का आपको याद रखना है, गोल्डमैन सॉक्स का याद रखना है, और एक ये इंडिया रेटिंग एजेंसी का आपको याद रखना है कि इन्होंने वित्त वर्ष जो है 2020-21 के दौरान कितनी गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। तो इनको आप अलग अलग याद रखना। और मैं एक बात फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो है पहली तिमाही का भी आपको याद रखना है। ये तो पूरे वित्त वर्ष का है जो गिरावट का अनुमान, और पहली तिमाही जैसा मैंने पहले बता दिया कि अप्रैल से जून के दौरान जो पहली तिमाही में जो गिरावट आई है भारतीय अर्थव्यवस्था में वो है 23.9%। तो यहाँ पर इस रेटिंग एजेंसी का आपको ध्यान रखना है। और थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी दे देता हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में डाटा में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो दुनिया की कई ये जो रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गिरावट के अनुमान व्यक्त किए हैं, तो इसमें आपको ये ब्रोकरेज कंपनी का मैंने बता ही दिया आपको कि 14.8% का। और इसके अलावा एक और बात आपको पिच का मैंने बता दिया 10.5%, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा जो है इंडिया रेटिंग एजेंसी का मैंने आपको बता दिया कि उसने अनुमान व्यक्त किया है 11.8% का। और एक और बात मैं आपको बताऊँ इसमें, वो ये कि पिच रेटिंग एजेंसी ने 2020 में, केवल 2020 की बात करें, 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था में 4.4% संकुचन यानी कि गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। तो यहाँ ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। अतिरिक्त तौर पर पिच रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020 में विश्व की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत जो है गिरावट का अनुमान जताया है? तो 4.4%, ये भी आपको याद रखना है। और इस एजेंसी के अनुसार जो है चीन की जीडीपी जो है वो बढ़ेगी और उसकी आर्थिक वृद्धि दर 2.7% तक रह सकती है, ये अनुमान व्यक्त किया है। तो ये भी आपको याद रखना है चीन की आर्थिक वृद्धि दर कितनी मानी है इस वर्ष के दौरान, तो 2.7%। एक और क्वेश्चन आपको मैं बताऊं इसमें, पिच रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में 2021-22 में 11% की वृद्धि हो सकती है। तो ये अगली जो वित्त वर्ष की बात कर रहा है, ये पिच रेटिंग एजेंसी अगले वित्त वर्ष की बात कर रहा है, यानी कि 2021-22 के दौरान भारत की जो है अर्थव्यवस्था में 11% की वृद्धि हो सकती है। ये पिच जो है रेटिंग एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। विद्यार्थियों, अलग अलग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। अभिनेत्री संजना गलवानी किस फिल्म क्षेत्र से संबंधित है जिसे मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार किया गया है? तो राइट आंसर है कन्नड़ फिल्म। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कन्नड़ फिल्म क्षेत्र से संबंधित एक अभिनेत्री रागिनी द्विवेदी, उसको भी मादक पदार्थ जो है मामले में गिरफ्तार किया गया है। और एक ये और अभिनेत्री है जिसको भी इसमें गिरफ्तार किया गया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे संसद के मानसून सत्र में राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए चुनाव होना है, और इसके लिए जो है कितनी न्यूनतम आयु सीमा अनिवार्य है? तो राइट आंसर है 30 वर्ष। और विद्यार्थियों, आप जानते हो कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है उपसभापति, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों में से ही बहुमत के आधार पर, राज्यसभा के सदस्यों में से ही बहुमत के आधार पर जो है उपसभापति का चुनाव होता है।
तो जब राज्यसभा के सदस्यों में से ही व्यक्ति उम्मीदवार बनते हैं तो स्वाभाविक है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है, तो यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए कि राज्यसभा के उपसभापति जो रहे हैं पहले, हरिवंश, जो जनता दल यूनाइटेड के जो सदस्य, तो उनका कार्यकाल पूरा हो गया और वो राज्यसभा के लिए वापस जो है चुन भी लिए गए हैं, परंतु अब उपसभापति पद के लिए फिर से चुनाव होना है। तो इसीलिए यहाँ पर ये चुनाव के बारे में आपको बता दिया है क्वेश्चन। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने 2022 तक कितनी गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य बनाया है? तो राइट आंसर है 220 गीगावाट। विद्यार्थियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में जो है 2022 तक अपनी स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 134 गीगावाट से बढ़ाकर 220 गीगावाट कर लेने का जो भरोसा जताया है, यानी कि 220 गीगावाट तक हम जो है ये नवीकरण ऊर्जा क्षमता बढ़ा लेंगे। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन जो है में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश नवीन और नवीकरणीय मंत्री R.K. सिंह ने पढ़ा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी व्यस्तता के कारण इस शिखर सम्मेलन को संबोधित नहीं कर पाए। ये वर्चुअल सम्मेलन तो इसको संबोधित नहीं कर पाए, इसलिए उनकी तरफ से R.K. सिंह ने उनका संबोधन पढ़ा था। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये भारत ने बनाया है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भूमध्य रेखा के निकटवर्ती देशों का संगठन है। भूमध्य रेखा के पास वाले देशों का ये गठबंधन है और इस सौर गठबंधन में, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 121 देश शामिल हैं और इस जो है का जो मुख्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है, यानी कि भारत के गुरुग्राम में है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, गुरुग्राम का भी। तो विद्यार्थियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।